Good evening, students. Good evening, everyone. Pragna, SMIT, good evening. All right. कैसे हैं सब लोग? कैसे चल रहा है तैयारी, पढ़ाई, सब कुछ? आई होप सब कुछ अच्छी चल रही होगी, है ना? ओके। हम्म। तो बेटा हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज की, ठीक है? सो हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर लिया था? हम लोगों ने बेटा स्टार्ट कर लिया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसका एक क्लास हुआ है, कुछ क्वेश्चंस हुए हैं, ठीक है? तो आज हम लोग उसका कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। वी हैड स्टडीड अबाउट सम बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड माइटोसिस। हमने माइटोसिस को अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है? तो अब उसके आगे पढ़ने वाले हैं, ओके? कुछ सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हैं माइटोसिस के, कुछ ओवरऑल रिएक्शंस देखेंगे माइटोसिस में, मतलब क्या क्या होगा, कैसे कैसे स्टेजेस होंगे, ताकि कल बच्चे लास्ट क्लास में जो बच्चे नहीं आए थे उनको भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है? तो वो करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ऑलराइट। तो बेटा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि आप ये क्वेश्चन आंसर करिए, ओके? Which stages of cell division do the following figures A and B represent respectively? ठीक है? As I have completed mitosis in the last class, I'm expecting you to answer this. जो बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, अब उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रिवीजन करके आगे बढ़ सकती हूँ, ठीक है? यस। ऑप्शंस में है मेटाफेज, टेलोफेज, बी में टेलोफेज मेटाफेज, सी लेट एनाफेज प्रोफेज, प्रोफेज एनाफेज। यस, बताइए। अब आपको पता है मैं इसमें लॉन्च तो नहीं करती पोल, बट बेटा आपका आंसर्स मैटर करेगा। मुझे आप ये बताइए कि मैं रिपीट करूं या ना करूं इस पार्ट को। डू यू वांट मी टू रिपीट माइटोसिस? मैं माइटोसिस रिपीट करूं या ना करूं? अगर ना करूं तो आपको इसका सही जवाब देना पड़ेगा। अगर आप सही जवाब नहीं दोगे तो मैं सेटिस्फाई नहीं होगी, मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर लूंगी माइटोसिस को। बताइए, आंसर बताइए। डायग्राम है, ए बी है डायग्राम, वो कौन सा है आपको चूज करके बताना है। यस। हाँ। तो प्रज्ञा आप कह रहे हैं कि मैं रिपीट करूं? ओके, चलो ठीक है। फिर ये इस क्वेश्चन में यू थिंक, नो, थिंक नहीं चलता। SMIT नीट में थिंक नहीं चलता। आप थिंक करके कुछ आंसर करोगे, वो गलत हो जाएगा तो आप -1 लोगे भाई। सॉरी, अगर करेक्ट है तो +4, नहीं तो -1। आप -1 से हैप्पी हो? अगर हो तो ही थिंक के लहजे में बात करना, वरना बात ही मत करो थिंक में। हाँ, ये पूरा मैंने लास्ट क्लास में किया था। अभी मैं बहुत जल्दी इसको ब्रश अप करूंगी, लाइक लिटरली इन 5 मिनट्स। आपका अटेंशन चाहिए मुझे, ठीक है? चलो। तो क्या है बेटा सेल साइकिल? देखो, सेल साइकिल या फिर सेल ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है 2 पैरामीटर से, एक ग्रोथ, एक रिप्रोडक्शन। सेल ग्रो करेगा, अल्टीमेटली रिप्रोड्यूस करेगा टू गिव द 2 डॉटर सेल्स, ठीक है? इसको हम कहते हैं सेल ग्रोथ, ठीक है? अब ये सारा जो ग्रोथ होता है तो इसके बीच में एक छोटा सा साइकिल भी रहता है, ओके? उस साइकिल में क्या होता है, कौन से फेजेस आते हैं, हमको वो देखना है, ठीक है? तो इंपॉर्टेंटली जो हमारा सेल है, जो सेल है उसके सारे लाइफ पीरियड में ना वो कुछ चीजें करता है, वो इंपॉर्टेंट कहलाती हैं। कौन सी है वो चीजें? जैसे समझ लो सिंथेसिस ऑफ DNA, ओके? क्योंकि सेल मदर सेल होती है, एक मदर सेल है तो इसको डॉटर सेल्स में जाना है, तो ये जितना कॉपी ऑफ DNA रखती है उतना इसके दोनों डॉटर सेल्स के लिए इनफ नहीं होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? DNA को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो सेल्स ग्रो होंगी, DNA को रेप्लिकेट करेंगी, इवेंचुअली इवेंचुअली 2 डॉटर सेल्स मिल जाएंगी, ठीक है? तो एक सेल ग्रोथ का प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ओके?
तो अब देख लो ड्यूरेशन सेल साइकिल का कितना है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे ह्यूमंस में लेती हूँ मैं, 24 आवर्स के लिए एक सेल का पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। वैसे ही ईस्ट के लिए समझो 90 मिनट्स। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एस्चेरिशिया कोलाई, जिसके लिए नियरली 20 मिनट्स लग जाते हैं। ठीक है। अब आप मुझे पूछोगे मैम क्या सेल डिवीजन हर सेल में होता है? बेटा डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ सेल वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अगर लेबाइल ओके लेबाइल टाइप का सेल है तो क्या है यहाँ पे, सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग। आप जब तक जिंदा हो तब तक सेल्स डिवाइड होती ही रहती हैं। जैसे आपके स्किन सेल्स जो है डिवाइड होती रहेंगी, डेड सेल्स निकलता रहेगा, नया सेल बनता रहेगा। ठीक है, और देन बोन मैरो में आपकी आरबीसीज बनती रहती हैं, हमेशा बनती रहेंगी। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इन सेल्स को हम कहते हैं लेबाइल, जो कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये ग्रो करते रहते हैं। स्टेबल कौन से हैं? स्टेबल्स आर दो सेल्स हु हैज द एबिलिटी टू डिवाइड ओनली एट द क्रूशियल टाइम्स। मतलब ये पसंद नहीं करते डिवाइड करना, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि करना ही करना है, वरना मौत से हाथ दे दो। तो ऐसी केस में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। एग्जाम्पल इज किडनी, पैंक्रियास एंड लिवर। ओके, आप मुझे पूछोगे फिर मैम कैसे वहां पे डिवीजन होगा? अगर इतना डिवीजन हो रहा है तो किडनी फेलियर कैसे होता है? तो आपने सुना होगा ना, किडनी किसी का फेल हो गया, किसी का किडनी किसी को डोनेट किया किसी ने, तो ट्रांसप्लांट हुआ। बेटा होता है डिवीजन, बट इतना एक्सट्रीम लेवल में नहीं हो पाता कि सारा किडनी सेव कर पाए, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से किडनी का फंक्शनिंग फेल्यूर हो जाती है। ठीक है। तो उन सेल्स को हम कहते हैं स्टेबल। क्रूशियल टाइम्स में तो डिवाइड करती हैं, बट वो इनफ नहीं होता। ओके, देन परमानेंट, कुछ सेल्स होते हैं जो कभी भी डिवाइड ही नहीं करते, दे डोंट एट ऑल डिवाइड। सम सेल्स आर न्यूरॉन्स एंड मसल सेल्स। ठीक है, आपने देखा होगा न्यूरॉन्स के बारे में, आपने टीवी में कोई धारावाही में क्या देखते हो आप लोग बेटा? किसी का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में सीधा बेड पे रहेगा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ना कुछ वियर टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो होता क्या है, उसके सेल, उसके दिमाग में वहां पे जो न्यूरॉन्स हैं या फिर सेरेब्रम जो भी कंपोनेंट है उसके दिमाग का, वो डैमेज हो जाती है। अगर वो एक बार डैमेज हो गई तो फिर वो रिपेयर नहीं हो सकती। बट ऐसा आपके बोन के साथ नहीं है। अगर आपका बोन फ्रैक्चर हो गया तो वो थोड़े टाइम के बाद जुड़ जाता है। अगर आपके मसल्स का कट होके बहुत खून बह गया तो भी खून बनेगा, मसल्स भी जो है, नॉट मसल आई एम टॉकिंग अबाउट, वहां पे डिवीजन होता है, सेल्स का डिवीजन होके वो फिर नए सेल्स बनाते रहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा आपका जो वुंड होता है, आपका जो जख्म होता है वो हील होता है ना? तो ऐसे करके ये परमानेंट सेल्स हैं जो कभी भी डिवाइड नहीं कर पाते। तो आपने देखा होगा कुछ लोग कोमा में भी चले जाते हैं, है ना? तो न्यूरॉन्स का कुछ प्रॉब्लम होता है, हो जाता है। अब जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो इसमें दो मेन प्रोसेसेस होते हैं। पहला प्रोसेस हम कहते हैं बेटा इसको कार्योकाइनेसिस, दूसरा प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस। ये टाइप्स नहीं है बेटा, प्रोसेस के स्टेजेस हैं। हर सेल को कार्यो करना है, फिर साइटो करना ही है। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि हाँ भाई कुछ सेल्स ने कार्यो कर ली, कुछ सेल्स ने साइटो कर ली। नो भाई नो, सारा प्रोसेस होना है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। कार्योकाइनेसिस में पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोकाइनेसिस में बाद में पूरा सेल डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये दो फेजेस हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई कार्योकाइनेसिस में क्या क्या है। ओके, कार्योकाइनेसिस में फिर आगे जाके दो स्टेजेस रहते हैं। ओके, यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको। ओके, तो कार्योकाइनेसिस में ना बेटा आपको आगे जाके दो स्टेजेस होते हैं। जैसे समझ लो इंटरफेस। ओके, एक होता है इंटरफेस, फिर होता है एम फेज। मैम इंटरफेस में क्या होता है? इंटरफेस में बेटा अगेन 3 स्टेजेस रहते हैं, जिसको हम कहते हैं G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। सॉरी। एम फेज में अगेन होता है पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो आप मुझे पूछोगे मैम क्या हर सेल इस स्टेजेस से पास थ्रू होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, इंटरफेज में G1 S G2 होगा, G2 के तुरंत बाद आएगा प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। तो टेलोफेज हो जाने के बाद साइटोप्लाज्म को भी तो डिवाइड करना है, न्यूक्लियस के डिवाइड हो जाने के बाद। ये एनिमल सेल में डिफरेंट टाइप का होता है और प्लांट सेल में डिफरेंट टाइप का होता है। एनिमल सेल में ये क्लीवेज फर्रो बनाता है। ठीक है, वैसे ही प्लांट सेल में बेटा ये सेल प्लेट बनाता है। ओके, प्लांट सेल में ये सेल प्लेट बनाता है। तो ऐसे करके अल्टीमेटली पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर सेल डिवीजन होता है। अब हम देखेंगे कौन कौन से स्टेज में क्या क्या काम होता है। ठीक है,
वो आप ना वो देखने से पहले आपको और एक चीज पता होनी चाहिए कि माइटोसिस कहाँ होती है और मियोसिस कहाँ होती है। बेटा माइटोसिस जो है ना, माइटोसिस है ना आपकी बॉडी की हर एरिया में होता है, लाइक लिटरली एवरीवेयर। बट मायोसिस ऐसा नहीं है, मायोसिस ओनली रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, जिसको हम कहते हैं जर्म सेल्स या फिर सेक्स सेल्स। ओके, तो मायोसिस में जो आप देखोगे ना, मायोसिस जहाँ पे होता है वो सिर्फ सेक्स सेल्स में होता है। क्यों? वहां पे जब मदर स्पर्म सेल है या मदर oocyte है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जो मदर है वो डिप्लॉयड होती है, फिर वो अंडरगो होता है मायोसिस टू गिव द हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, तो वो होता है मायोसिस में। तो माइटोसिस हर जगह पे होता है। मैम माइटोसिस का काम क्या है? बेटा आपके बॉडी में ग्रोथ करवाना, डेवलपमेंट करवाना, रिपेयर करवाना। जैसे मैंने बताया ना, आपको वुंड लग गया तो वहां पे रिपेयर करेगा, नए सेल्स को रिप्लेस करता है पुराने सेल्स के साथ। तो ये सारा माइटोसिस का काम है। तो अब क्या होगा माइटोसिस में बेटा, ये क्या होता है, इसमें दो डॉटर सेल्स बनते हैं और इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ओके, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा मदर सेल में डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल्स में भी डिप्लॉयड ही आएंगे। ठीक है, डॉटर सेल्स में भी डिप्लॉयड आएगा, मतलब क्रोमोसोम नंबर में कोई वेरी नहीं होगा, नो डिफरेंस इन क्रोमोसोम नंबर। इसको कहते हैं हम इक्वेशनल डिवीजन, जो माइटोसिस है। ओके, और इसमें एक पेरेंट भी हो तो भी चल जाएगा, कोई कहानी नहीं, कुछ इतना टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ओके, अब आप मुझे पूछोगे मैम क्या माइटोसिस सिर्फ डिप्लॉयड लोगों में होता है, मतलब डिप्लॉयड सेल्स में होता है? नहीं बेटा, कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में हैप्लॉयड में भी होता है। उस केस में मदर भी हैप्लॉयड होती है, डॉटर सेल्स भी हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, माइटोसिस हैप्लॉयड भी होता है, डिप्लॉयड भी होता है। जो हैप्लॉयड है वो सिर्फ कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में या फिर क्या कहते हैं आप, कुछ प्रोकैरियोट्स में, वहां पे देखने को मिलेगा आपको। लेकिन डिप्लॉयड का माइटोसिस वो हर एवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। जैसे हम है मैमल्स, हम ह्यूमंस, यहाँ पे माइटोसिस आपको कॉमनली देखने को मिलेगा। ठीक है, वो चीज हो गई। फिर मायोसिस में मैंने आपको बोला यहाँ पे जो मायोसिस है वो दो स्टेजेस में होता है। जैसे समझ लो डिप्लॉयड मदर है तो ये पहले क्या करेगी, ये एक स्टेज करेगी, ओके, ऐसे करके। फिर इस स्टेज के बाद यहाँ पे ये हैप्लॉइड बनाती है चार सेल्स। तो अल्टीमेटली अगर आपको मैं पूछूं एक मियोसिस हुआ है तो कितने डॉटर सेल्स बने हैं, आप बोलोगे चार। हैप्लॉइड है डिप्लॉइड, आप बोलोगे हैप्लॉइड। क्यों? क्योंकि ये जो दो स्टेजेस में है भाई बस, लेकिन ये दोनों स्टेजेस मिला के हम लोग वन मायोसिस का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? ओके, तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, मायोसिस जो है वहां पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिप्लॉयड थे तो यहाँ पे हैप्लॉइड हो गए, तो एक क्रोमोसोम कम हो गया ना, है ना? तो यहाँ पे हैप्लॉइड कम मतलब वही रिडक्शन हुआ है, तो इसको मायोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, वेरस माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया ना आपको सेल साइकिल में, आप अगर मैं काइनो कार्योकाइनेसिस की बात करूं, ओके, तो कार्योकाइनेसिस जहां पे न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो फर्स्ट आपको दो फेजेस देखने को मिलेंगी, एक इंटरफेज एक एम फेज। ठीक है, तो इंटरफेज में मैंने आपको बताया G1 G2 S होता है। तो यहाँ पे देखो ओके, तो इंटरफेस जो प्रोसेस है ना बेटा, मतलब पूरा एक सेल साइकिल में इट ऑलमोस्ट टेक्स 95% ऑफ द ड्यूरेशन। मतलब ज्यादा टाइम पूरे सेल साइकिल में कहाँ लगता है? मैं अगर आपको पूछूंगी आप बताओगे मैम इंटरफेस में। 95% का मतलब इतना, यू नो 95% सारा टाइम किस में लगेगा? इंटरफेस में। बाकी का सिर्फ 5% ही वो माइटोटिक फेस में लगेगा, जहां पे पी मैट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, वो देखना है आपको। तो इंटरफेस में मैम मेनली होता क्या है बेटा? मेनली होता है सेल का ग्रोथ और डीएनए का फॉर्मेशन, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन। ऑलरेडी डीएनए है वहां पे, उसको डबल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इंटरफेस के स्टेजेस हैं G1 S G2। G1 को हम गैप वन भी कह सकते हैं, ओके, G1 फेज भी कह सकते हैं, ग्रोथ वन फेज भी कह सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, तो जीवन में क्या होगा बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। जीवन में सेल का ग्रोथ अच्छा होता है, मतलब बहुत ज्यादा सेल का ग्रोथ होने लगता है। फिर मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। और एस फेज में ना बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो भी एस फेज बाद में आएगा, पहले G1 फिर S फिर G2।
अब इसमें रेप्लिकेशन होगा तो जीवन में रेप्लिकेशन की सारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। आप 12th में आके पढ़ोगे बेटा रेप्लिकेशन कैसे होता है। वहां पे आपको रॉ मटेरियल्स होने होते हैं, जैसे एंजाइम्स की जरूरत है, ओके, पॉलीमरेज की जरूरत है, कुछ प्राइमर्स की जरूरत होती है, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत होती है, कुछ एनर्जी एटीपी की जरूरत होती है। ये सारी चीजों से बन के होता है डीएनए रेप्लिकेशन। अब एस फेज में रेप्लिकेशन होगा तो जीवन फेज में सारी तैयारी होगी, ठीक है। तो उस तैयारी को कहाँ पे करना होता है, जीवन फेज में करना होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सिंथेसिस होती है आरएनए की और फिर प्रोटीन की, ठीक है। ये इतना सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, जीवन फेज में हो रहा है। अब आप मुझे पूछोगे मैम एस फेज में क्या होगा, एस फेज में होगा बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी नीट ने इसको बहुत बार पूछा है, ठीक है। देखो मैंने इसको लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर नहीं डबल हो रहा, सिर्फ अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है। मैम इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे एक स्क्रीन लेके। देखो ये आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब आप इसको क्या कहोगे, आप इसको कहोगे हैप्लॉइड है। मैम ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम है। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, आप इसको क्या कहोगे, क्या कहोगे बेटा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? शायद कुछ बच्चे कहेंगे हैप्लॉइड, शायद कुछ बच्चे कहेंगे डिप्लॉइड, है ना, लेकिन मैं कहूंगी ये हैप्लॉइड ही है। अब मुझे बताओगे मैम क्यों, यहाँ पे तो दो दो है ना सिस्टर क्रोमैटिड्स, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं तो ये डिप्लॉइड है। नहीं ये गलत है, ओके। यहाँ पे देखो जो प्लॉइडी है ना बेटा, व्हेन वी कम एंड स्टडी द प्लॉइडी, प्लॉइडी मींस क्रोमोसोम नंबर, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर। तो क्रोमोसोम नंबर किस बेसिस पे जज होता है, क्रोमोसोम नंबर जज होता है कितने सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। अगर एक सेंट्रोमियर है, अगर सेंट्रोमियर एक है तो वो हैप्लॉइड कहलाता है। अगर सेंट्रोमियर दो है तो वो डिप्लॉइड कहलाता है। चाहे सिस्टर क्रोमैटिड हो या ना हो, ओके। मैम मुझे समझ नहीं आया, मुझे सेंट्रोमियर का है क्या चीज वही पता नहीं है। तो वो डरने की कोई बात नहीं है, मैं भी यहाँ पे बताती हूँ, समझो। अब बेटा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट है हम इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं क्रोमैटिड, दिस इज क्रोमैटिड। ऊपर वाला नीचे वाला दोनों क्रोमैटिड है, ओके। एंड ये जो सेंट्रोमियर है इसके सराउंडिंग एक प्रोटीन कोट होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, ओके। तो यही काइनेटोकोर जब हम लोग कहते हैं ना मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर के थ्रू अटैच होता है, तो वो बेटा सेंट्रोमियर को अटैच नहीं करता, इस प्रोटीन लेयर को अटैच करता है। इस प्रोटीन लेयर का नाम है काइनेटोकोर, ठीक है। तो ये काइनेटोकोर है। अब यहाँ पे बेटा बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे क्रोमैटिड में एक होता है रीडिंग पार्ट, एक नॉन रीडिंग पार्ट, मतलब कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। वहां पे हेटेरोक्रोमैटिन, न्यू क्रोमैटिन होते हैं, फिर हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। फिर आप एंड में जाओ तो यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे टीलोमियर दिखता है, यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। आप अगर टाइप जो पूरा आपका स्ट्रक्चर है ना वो देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको समझना इतना है, सेंट्रल सेंट्रोमियर होता है, उसके सराउंडिंग में काइनेटोकोर एक प्रोटीन का लेयर होता है बस, ठीक है। तो वो चीज आप देख लो। तो अब आपको क्या समझ में आया, ये जो चीज है बेटा ये हैप्लॉइड है। अगर मैं आपको बताऊं मैम ऐसा है तो सिर्फ यहाँ पे क्या है बेटा, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ओके। दीज आर जस्ट सिस्टर क्रोमैटिड्स। मैम सिस्टर क्रोमैटिड्स बने कैसे बेटा, जब ये जो पार्ट है इसने रेप्लिकेशन किया, इसने डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड को रेप्लिकेट किया, ओके। तो रेप्लिकेशन यहाँ पे हुआ तो दूसरा हमको सिस्टर क्रोमैटिड मिला, तो इससे ये बनता है। तो अब जो एस फेज में हो रहा है ना तो यही प्रोसेस हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे प्लॉइडी नंबर चेंज नहीं हो रही है। अगर प्लॉइडी नंबर चेंज होती तो सेंट्रोमियर एक से दो हो जाते। मैं आपको बताती हूँ बेटा, ये देखो एक सेकंड में कलर चेंज करती हूँ। अगर प्लॉइडी नंबर चेंज होगा तो वो मुश्किल है, वो एस फेज में नहीं होता। अरे यार, एंड वन मोर थिंग, मैं आपको नोट्स अगर अपलोड करके भी दूं तो आपको ये स्लाइड नहीं मिलेगा, इसीलिए आप इसको लिख लो। ये स्लाइड नहीं मिलेगा क्योंकि स्लाइड ऐड करके नहीं किया गया है ना, ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लो कहीं पे भी, एक टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में।
क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर देखो आप सेम है, बट यहाँ पे देखो जो स्ट्रैंड्स हैं वो डबल हुए हैं। तो आपके एस फेज में क्या होता है, द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। अब बेटा आपकी जो एनसीईआरटी है इसको एक अलग रूप में भी कहती है, मतलब आप जब मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ये देखो, अब ये जो है बेटा ये 1n है, मतलब ये हैप्लॉइड है। और फिर यहाँ पे आपने कितने देखे, कितने यहाँ पे सी, सी का इंडिकेट करता है बेटा, यहाँ पे सी इंडिकेट करता है क्रोमैटिड। ओके। तो एक एन है, मतलब हैप्लॉइड एक है, क्योंकि एक ही तो सेंट्रोमियर है। और आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 1c। ओके, 1n 1c, 1c का मतलब क्या है बेटा, एक सेट ऑफ क्रोमैटिड ही है। अब इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, ये 1n है, मतलब एक ही प्लॉइडी है इसमें, लेकिन ये 2c कहलाएगा। ये 2c कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ये डिप्लॉइड है, लेकिन कितने हैं, 2c है, दो क्रोमैटिड। अब मैम ये क्या होगा, ये डिप्लॉइड है लेकिन 4c है। आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सी इंडिकेट्स नंबर ऑफ क्रोमैटिड प्रेजेंट। तो अब देखो जो एस फेज में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो ऐसे से ऐसा बन जाता है, लेकिन प्लॉइडी नंबर सेम है। आई होप आई हैव एक्सप्लेन माई पॉइंट। अगर इसके ऊपर भी समझ नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके, सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि अपना गला काट सकती हूँ बस। ओके। ओके। तो यहाँ पे वही हो रहा है बेटा, द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। जो डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल होता है, बट क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता। ठीक है। चलो, तो एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है। अब G2 में क्या होगा, G2 में बेटा फिर सेल ग्रो करेगा, फिर सारी चीजें कंटिन्यू करेंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपको G2 में याद रखना है कि सेल यहाँ पे माइटोसिस के लिए प्रिपेयर हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी G2 में तो इंटरफेज का लास्ट स्टेज है। अभी G2 के बाद ये प्रोफेज में एंटर करेगा, एम फेज के, है ना, एम फेज के प्रोफेज स्टेज में जाएगा। तो अब ये G2 से माइटोसिस में जाने की पूरी तैयारी कर रहा है। ठीक है। तो ये पूरा G1 SN G2 है। अब देखो मैंने चीज आपको बता दी थी तो इसको मैं भगा रही हूँ। हाँ, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, कुछ सेल्स डिवाइड होते हैं कुछ नहीं होते। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, इंटरफेज में कुछ सेल्स G1 के बाद ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एस, ये क्या करते हैं कि हाँ भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं डिवाइड करूं, मैं प्रोलिफरेट करूं, मैं क्या करूंगा, मैं पूरा साइकिल से बाहर आ जाता हूं करके कुछ सेल्स G1 से बाहर आ जाते हैं। उनको हम कहते हैं G0। ओके, उसको हम कहते हैं इनएक्टिव स्टेज, कॉल्ड एज क्विसेंट स्टेज। इंटरफेज में G1 से कुछ सेल्स बाहर आ जाते हैं। ओके, वो आगे जाके डिवाइड करना नहीं चाहते। जैसे मैं बताती हूँ आपको याद रखने के लिए, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ पीयूसी तक ही पढ़ा, उनको ग्रेजुएशन करना नहीं है। वो कहते हैं कि मैं ग्रेजुएशन नहीं करूंगा, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करूंगा। फिर आप पूछोगे क्या बनोगे तुम, बच्चा कहेगा कि मैं एम्प्लॉय नहीं बनूंगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं खुद का कुछ बिजनेस करूंगा। तो पढ़ के क्या फायदा, उसके लिए तो जो दिमाग है मेरे पास है। ठीक है। तो ऐसे करके ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट ये प्रोलिफरेट नहीं करता। ओके, ऐसे कुछ करके आप याद रखो। तो क्विसेंट स्टेज कहते हैं इसको, विच इज G0 स्टेज। ठीक है। तो कुछ सेल्स बेटा, सारे नहीं, कुछ सेल्स G1 से बाहर आ जाते हैं, एस को G2 को आगे तक मूव ही नहीं कर पाते। ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे, यहाँ पे देख लो। इन सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन। अब मुझे अभी आपको इजीली आप आंसर कर पाओगे, डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, है ना। तो अब देखो, विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज नोन एज क्विसेंट स्टेज। हाँ, तो उसको हम कहते हैं G0 स्टेज। ओके, G0 स्टेज जिसको हम कहते हैं वो क्विसेंट स्टेज है, G1 से बाहर आ जाता है ना। लास्ट वन, इंटरफेज इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, इंटरफेज में सारे स्टेजेस होते हैं एक्सेप्ट किसके। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है एनाफेज, तो इसको आपने क्लिक कर दिया। तो ये सारे क्लास हो गया है लास्ट क्लासेस में। तो अब बेटा ये सारा मैं एक्सप्लेन ऐसे नहीं करती बैठूंगी, मैं एक आपको क्या करूंगी ना, रुको,
मैं एक स्क्रीन लेके आपको समझाती हूँ। अब मैं ऐसे पढ़ते पढ़ते जाऊंगी ना तो सारा टाइम हो जाएगा, ऑलरेडी आधा घंटा खत्म हो गया। अब मुझे बताओ आप लोग क्यों मेरी क्लास अटेंड नहीं करे? व्हाई डिड यू नॉट अटेंड माय लास्ट क्लास? हाँ, सब छुट्टियों में बिजी थे। हाँ, छुट्टियों में दिवाली के पटाखे मार रहे थे। जो भी हो भाई, मैं तो सोच रही हूँ कि मेरे बच्चों का लॉस ना हो, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ सारा क्लास। ठीक है, चलो। तो बेटा अब हमने क्या कर लिया, इंटरफेस कर लिया, G1 S G2 हो गया। अब हमने एम फेज में एंट्री ले ली। अब एम फेज में एंट्री ले ली तो यहाँ पे पहला कौन है? पहला होगा प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो ये जो एम फेज है, यहाँ पे अभी भी हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है कार्योकाइनेसिस। मतलब अभी भी वी आर टॉकिंग अबाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की ही बात हो रही है। ओके, अभी हम लोग साइटोकाइनेसिस में एंटर ही नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? तो प्रोफेज में देखो कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं। जैसे क्या होता है मैम प्रोफेज में? तो बेटा प्रोफेज में होता है जो सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल जो सेंट्रोजोम के अंदर प्रेजेंट होता है, तो सेंट्रियोल जो है वो डबल होंगे। ओके, सेंट्रियोल डबल होंगे एंड दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, सेंट्रियोल जो है वो पोलर डायरेक्शन में चला जाएंगे। ओके, वो जो है पोलर डायरेक्शन में चले जाएंगे। दूसरा, जो क्रोमैटिन फाइबर रहता है ना, तो ऐसे करके क्रोमैटिन फाइबर होता है, जैसे 2.2 मीटर का धागा होता है। अब ये जो है, लिटरली बेटा एक सेल के अंदर 2.2 मीटर होता है। ओके, मतलब देखो इतना 1 मीटर है। ओके, इतना 1 मीटर है तो तुम समझो 2.2 मतलब नियरली इतना लंबा तो होगा। तो आप समझो इतना मेरे दोनों हाथ तक 2.2 मीटर का जो एक डीएनए है वो एक चुटकू से सेल में कैसे समा गया? ऐसे समा गया कंडेंस होके। तो कंडेंसेशन कब होता है? ये ऐसे करके क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, इतना लंबा धागा क्रोमैटिन फाइबर, ये डीएनए ही है। अब यहाँ पे क्या करेगा? ये क्रोमोसोम बन जाएगा, तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो क्रोमैटिन फाइबर जो है, ओके, वो कंडेंस होने के लिए स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो कंडेंसिंग ऑफ डीएनए। ओके, तो क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होने लग जाता है। और जो ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर, हम जिसको कहते हैं ऑर्गेनलीज, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस। ओके, तो जो भी बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, तो ये सारे जो है ये रिमूव होने लगते हैं या फिर डिसअपियर होने लगते हैं। न्यूक्लियोलस। मैम फिर बचेगा ही क्या? देखो बेटा मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ अल्टीमेटली क्या बचेगा। ये मुझे सच में समझ में नहीं आता, ये इधर मेरे पेन की प्रॉब्लम है या इसको मार चाहिए। अब देखो प्रोफेस में क्या हो रहा है। बेटा आपको पता है सेंट्रियोल्स जो है इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, जो परपेंडिकुलरली अरेंज करते हैं एक दूसरे से। परपेंडिकुलर मतलब क्या? ऐसे वन, ऐसे परपेंडिकुलरली अरेंज करते हैं। ये फॉर्म करते हैं एस्टर रेस, ऐसे करके रेस बनाते हैं, इसको हम कहते हैं एस्टर रेस। ओके, एस्टर रेस। तो बीच में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चला जाएगा, न्यूक्लियोलस चला जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी सब जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या? सिर्फ ऐसे करके यहाँ पे डीएनए लगे हुए होते हैं। ओके, क्रोमोसोम्स ऐसे करके क्रोमोसोम्स लगे होते हैं। बस, ये प्रोफेज है, ये आपका प्रोफेज है। अब आप मुझे पूछोगे मैम मेटाफेज में क्या होता है? तो बेटा मेटाफेज में क्या होगा? स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। ओके, तो स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये किसके साथ अटैच करेंगे? स्पिंडल फाइबर जो है ये काइनेटोकोर के साथ अटैच करेंगे। मैंने आपको बताया ना, काइनेटोकोर जो प्रोटीन कोट होती है सेंट्रोमियर के ऊपर। तो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर्स निकले कहाँ से? ये स्पिंडल फाइबर निकलते हैं सेंट्रियोल से। आपने पढ़ा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेंट्रोजोम होता है, सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूलिन्स, है ना, सब कुछ सारी चीजें। तो स्पिंडल फाइबर भी ट्यूबुलिन का ही बना होता है। ओके, तो ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर को अटैच करते हैं। फिर काइनेटोकोर को अटैच करके क्या करेंगे? सारे क्रोमोसोम्स को इक्विटोरियल प्लेन में अरेंज करते हैं। ओके, क्रोमोसोम को कहाँ पे अरेंज करेंगे? इक्विटोरियल प्लेन में। मैम अब आप मुझे, इक्वेटर क्या है मैम? बेटा सेंट्रल पार्ट ऑफ अ सर्कल, जैसे समझ लो ये ग्लोब है या फिर सेंटर है। तो सारे क्रोमोसोम्स ऐसे बीच में ये ऐसे करके अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये सेंटर है ना?
तो इसको कहते हैं इक्वेटर। अब यहाँ पे हमारे सेंट्रियोल्स रह गए। अब इन्होंने स्पिंडल फाइबर बनाया था, तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स ऐसे करके अटैच्ड हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बेटा मेटाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। ओके, प्रोफेज में ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हुए, डीएनए ज्यादा से ज्यादा कंडेंस हुआ, सेंट्रियोल पोलर डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगे। माइटोसिस सॉरी मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स बने हैं, स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर के साथ अटैच करके क्रोमोसोम्स को बीच में इक्वेटर रीजन में इसको खड़ा कर दिए है। अब नेक्स्ट स्टेज आता है बेटा एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है ना, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने को स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो एज दिस बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट, या फिर मतलब खींचने लग जाते हैं, तो ये जो क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, ये सेपरेट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ आपको स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये एनाफेज है। ओके, दे स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं तो क्या होगा, जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है, ओके जो सेंट्रोमियर है ये क्या करेगा बेटा, इट डिवाइड्स इनटू हाफ, सेंट्रोमियर डिवाइड्स इनटू हाफ, मतलब आधे को जैसा वो डिवाइड हो जाता है। अब क्या होगा, तो जो सेंट्रियोल्स हैं वो पुल करेंगे, ओके या फिर स्पिंडल फाइबर्स जो है वो पुल करेंगे, ओके वन सिस्टर क्रोमैटिड को, मतलब एक सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड नीचे, दे पुल द हाफ ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड। तो अब आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे तो आपको पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये सेंट्रियोल्स हैं, ओके सेंट्रियोल्स है, इन्होंने क्या बनाया था, स्पिंडल फाइबर बनाया था। तो अब ये क्या करेंगे, अब जैसे देखो ये बीच से ऐसे ब्रेक हो जाते हैं, ओके तो जब ये ब्रेक हो जाएंगे तो ऐसे करके ये अरेंज हो जाते हैं। ओके, आधा आधा सिस्टर क्रोमैटिड एक सेंट्रियोल के पास है, आधा सिस्टर क्रोमैटिड दूसरे सेंट्रियोल के पास है। ओके, ऐसे करके ये हो जाते हैं। तो ये हुए कैसे, स्पिंडल फाइबर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, पुल किया, तो अभी सेपरेट हो गया, तो ये एनाफेज है, इसको हम कहते हैं एनाफेज। ठीक है, तो ये मेटाफेज है और ये प्रोफेज है, ये प्रोफेज मेटाफेज ये एनाफेज। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारा मेन उद्देश्य क्या था ना बेटा माइटोसिस में, ये जो एनाफेज में हुआ है ना वो चीज। अब इससे क्या होगी, अब क्या होगा, ये जो डबल हुआ था डीएनए हमारा है ना, तो हमने क्या देखा था बेटा, 2C से, या फिर ऐसे समझ लो यहाँ पे कितना था 1C से, यहाँ पे इसमें 2C बना था, है ना 1C से 2C बना था, तो ये वापस क्या हो गया 1C होके सेपरेट हो गया। तो अभी ईच 1C एक एक डॉटर सेल में जाएगा। बेटा 1C का मतलब क्या है, 1C का मतलब क्या है, क्रोमैटिड। ओके, एक क्रोमैटिड दूसरा क्रोमैटिड। ओके, बस इतना सिंपल है बेटा, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। अगर आपको माइटोसिस बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना, तो मायोसिस तो बहुत इजी है। माइटोसिस अगर अच्छे से समझ ले तो मायोसिस तो बहुत इजी है। तो लास्ट स्टेज इज टिलोफेज। तो टिलोफेज में क्या होता है, एकदम प्रोफेज का उल्टा चीजें होती है। क्या होता है, जो डीएनए कंडेंस हुआ था वो फिर रिलैक्स होता है। तो जो डीएनए कंडेंस हुआ था वो रिलैक्स होता है, मतलब अब ये जो क्रोमोसोम बना था अब ये वापस से क्रोमैटिन फाइबर बन रहा है। तो याद रखो बेटा, क्रोमोसोम की शक्ल एक सेल में तभी बनती है जब वहां पे माइटोसिस या फिर मियोसिस हो रही है, वरना ये नॉर्मली क्रोमैटिन फॉर्म में ही रहते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क फॉर्म में ही रहते हैं। अब क्या होगा, जो सारे ऑर्गेनेलीज थे वो वापस आ रहे हैं। हाँ भाई, हमारा वापस आने का टाइम हो गया। कौन कौन आ रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ रहा है, न्यूक्लियोलस आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहा है, गोल्गी बॉडी आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया आ रहे हैं, जो थे वो सारे गायब हुए थे वो सारे वापस आ रहे हैं। ओके, दे कम बैक, ओके दे रीअपियर, यहाँ पे लिखती हूँ रीअपियर होते हैं। ओके, तो टीलोफेज में इसके अलावा क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर्स बने थे वो रिमूव होते हैं। जो स्पिंडल फाइबर्स का यहाँ पे पुल्लिंग का काम था, सेपरेशन का काम था, वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली बचता क्या है यहाँ पे, देखो बेटा अल्टीमेटली यहाँ पे होता क्या है, अब देखो ये ऐसे से करने लग जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, यहाँ पे क्रोमैटिन नेटवर्क आ गया, न्यूक्लियोलस आ गया, यहाँ पे फिर सेंट्रियोल, ऐसे से करके ये ऐसे से बन जाता है। सो दिस इज टिलोमियर, सॉरी टिलोफेज। ओके, तो टिलोफेज है। अब क्या हो गया, अब न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो गया। अब देख रहे हो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस नंबर 1, ये न्यूक्लियस नंबर 2। अब क्या करना है हमको, अल्टीमेटली इस सेल को ऐसे करके सेपरेट करना है। अब इस सेल के सेपरेशन को बेटा हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या समझ में आ गया सबको, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, डिड एवरीवन अंडरस्टैंड इट? समझ में आ गया भाई? ओके ओके प्रज्ञा, थैंक यू सो मच। तो अब इस सवाल का जवाब दो।
मेरा आधा घंटा बेटा चला गया, आप क्या करें, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना जरूरी है। अगर माइटोसिस समझ में आ गया तो पूरा मायोसिस इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मुझे आप आंसर करो, नाउ यू टेल मी, ये एंड बी, ये एंड बी, तो विच वन डू यू थिंक इज अ करेक्ट आंसर? सोचो। अगर मेटाफेज है तो इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज करना होगा। देखो आपको कोई स्टेज याद रहो ना रहो बेटा, मेटाफेज को तो याद रखो ही रखो। मेटाफेज में क्या होगा, सिर्फ सेंटर में ऐसे करके क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। अगर सेंटर में है तो मेटाफेज है। अब तुम यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे क्रोमोसोम सेंटर में है? नहीं। ए में सेंटर में नहीं है तो ए को गलत हटा दो। अब बी में आओ। ओके, बी में बी, ओके बी में भी जो बी है डायग्राम, वो मेटाफेज बता रहा है। यहाँ पे वो मेटाफेज है क्या? यहाँ पे अभी भी मेटाफेज नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एरिया में नहीं हुआ अरेंज हमारे क्रोमोसोम्स, तो इसको भी हटा दो। अब आया सी। तो यहाँ पे बेटा कई बार आपको होता है कि ओके प्री एनाफेज, प्री टेलोफेज, लेट एनाफेज, लेट मेटाफेज, ऐसे करके आता है। ठीक है, तो वो कुछ नहीं बेटा, आप एनाफेज मेटाफेज को जैसे याद रखते हो ना वैसे ही याद रखो। वेरी गुड उन्नति। ठीक है, तो ये बेटा अब देखो यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, इन्होंने खींच लिया था यहाँ पे क्रोमैटिड को, है ना। अभी लेट है, क्यों? क्योंकि एकदम करीब है सेंट्रियोल्स के पास। ओके, वरना ये यहाँ पे होते, वरना ये यहाँ पे होते ऐसे करके। ये लेट इसलिए है कि एकदम करीब है सेंट्रियोल्स के पास। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। अब देखो ये प्रोफेज में क्या हो रहा है, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हुए, ये ऑपोजिट साइड में मूव करने हैं पोलर डायरेक्शन में। और ये अभी अभी क्या कर रहे थे बेटा, क्रोमैटिन फाइबर से ये क्रोमोसोम्स बन रहे हैं। तो ये प्रोफेज है, बी प्रोफेज है। जो ए है वो लेट एनाफेज है। तो कमिंग टू डी, तो देखो यहाँ पे ये बी तो बिल्कुल एनाफेज नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ आ रहा है, क्लियर हुआ है ना। अब देखो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस है क्या चीज? इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ डू डॉटर सेल्स। और ये कब स्टार्ट होता है? जब टेलोफेज अभी खत्म होने को है जैसा लगता है ना, तभी भी ये शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब ये देखो बेटा, यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ पे सेंट्रियोल्स हैं और यहाँ पे न्यूक्लियस ने डिवाइड कर लिया, दो बैचेस ऑफ न्यूक्लियस बन गए। अब हमको करना क्या है, अब हमको बस ये साइटोप्लाज्म को सेपरेट करना है। ओके, साइटोसॉल को सेपरेट करना है। तो ये कैसे होगा? साइटोकाइनेसिस से होगा। तो अल्टीमेटली एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, है ना। तो अब ये बेटा एनिमल सेल में होता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फर्रो। अब देखो ये एक सेल था, ये एक मदर सेल था, अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें ऐसे ऐसे करके न्यूक्लियस का सेपरेशन हुआ। ठीक है, तो अब न्यूक्लियस सेपरेट हो गए। अब ये क्या करेंगे, अब ये अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म को भी सेपरेट करने की कोशिश में लगे हैं। तो यहाँ पे एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स, तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ फिर सेल का। तो अब ये जो यहाँ पे हो रहा है ना, आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं क्लीवेज फर्रो। एनिमल्स में बहुत इजी है बेटा, यहाँ पे क्या होगा, क्लीवेज जैसा कुछ बनेगा ऐसे करके ऐसे। ओके, सो दिस क्लीवेज फर्रो जो है, इससे क्या होगा, दो डॉटर सेल्स सेपरेट होंगे। ठीक है, ये एनिमल्स में होता है, बहुत इजी, याद रखो, एनिमल्स में क्लीवेज फर्रो। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में बेटा सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे समझ लो प्लांट सेल्स में तो बेटा क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है विच इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो अब क्या हुआ, अब देखो दो न्यूक्लियस सेपरेट हो गए, है ना, न्यूक्लियस तो सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा ना, बीच में जो गोल्गी बॉडी के वेसिकल्स होते हैं वो बीच में ऐसे बैठ जाएंगे। ओके, गोल्गी बॉडी के जो वेसिकल्स होते हैं वो ऐसे दो न्यूक्लियस के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं, और ये क्या करेंगे, ये दे स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स नो द सेल वॉल। ये सेंटर से सेल वॉल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली करते करते ये पूरा इन्होंने ऐसे करके कवर कर लेना है, फिर वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ऐसे करके डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएंगे, समझ आ रही है बात, ये डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे करके ये जो प्लेट बना है इसको हम कहते हैं सेल प्लेट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज सेल प्लेट। ओके, तो सेल प्लेट जो है वो सेंटर से साइड की तरफ जाता है, मतलब सेंट्रल वेसिकल से वॉल्स की तरफ मूव होता है। और सेल प्लेट सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलेगा। और ये जो सेल प्लेट बनता है ना, ये बाद में जाके मिडिल लैमेला बनता है। जिन बच्चों को मिडिल लैमेला क्या है नहीं पता, बेटा याद रखो, सेल वॉल में ना बहुत सारे सॉरी मैं वाटर लिख रही हूँ, सेल वॉल। ओके, तो सेल वॉल में क्या होता है बेटा, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। मेनली दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 लेयर्स। ओके, तो पहला होता है प्राइमरी सेल वॉल,
ओके, प्राइमरी सेल वॉल होता है, फिर मिडिल लैमेला होता है, मिडिल लैमेला होता है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल होता है। ऐसे करके 3 सेल वॉल के लेयर्स होते हैं ना। अब ये जो सेल प्लेट होता है ना, ये सेल वॉल के मिडिल लैमेला में कंट्रीब्यूट करता है, आगे जाके मिडिल लैमेला बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बस इतना याद रखो तो काफी है। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप 12th में भी जाके पढ़ोगे, यू स्टडी दिस इन 12th, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो तो क्या इंपॉर्टेंट है? In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis. मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया, बट साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ। तो इस केस में क्या होता है, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं सिंसाइशियम कंडीशन। अभी आपको कहाँ देखने को मिलेगा बेटा? ये आपको देखने को मिलेगा नारियल के पानी में। अब जो नारियल पानी पीते हो ना भाई, कोकोनट वाटर, तो कोकोनट के वाटर में बेटा आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसाइशियम कंडीशन दिखती है। मतलब वहां पे क्या होगा, मतलब एक पूरे पूल समझो, एक पूरा एक पूल में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। ओके, तो ऐसे करके बनता है एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस। ऑलराइट, तो इसको हम कहते हैं सिंसाइशियम कंडीशन, वेयर न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय सेल डिवीजन। ठीक है, याद रखो सिंसाइशियम। वेरी गुड। अभी ओवरऑल चेंजेस हैं, अभी ओवरऑल चेंजेस हैं, अब यहाँ पे देख लो। तो ये इंटरफेज है, यहाँ पे इंटरफेज हो रहा है। ओके, इंटरफेज में मेन चीज क्या होती है बेटा? एस फेज का काम। इंटरफेज में एस फेज में क्या हो रहा है, अगर 1C है तो वो 2C में बदल रहा है। लेकिन प्लॉइडी नंबर अगर n है तो n ही है, अगर 2n है तो वो 2n ही है। प्लॉइडी नंबर डजंट चेंज, ओनली द सिस्टर क्रोमैटिड गेट्स एडेड अप। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रोफेज में देखो सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो गए, अभी पोलर डायरेक्शंस की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये जो क्रोमोसोम्स है वो ज्यादा से ज्यादा कंडेंस हो रहे हैं, सेल के ऑर्गेनेली सारे खत्म हो गए। अब आएगा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर्स बने हैं सेंट्रियोल से, ये काइनेटोकोर को अटैच करेंगे एंड दे अरेंज द क्रोमोसोम इन द सेंट्रल पार्ट। ठीक है, ऐसे करके सेंटर में। अब आप पूछोगे मैम आपने तो ऐसा सेंटर दिखाया था, यहाँ पे तो ऐसा सेंटर अरेंज हुआ है। बेटा चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, उस सर्कल के बीच में होना चाहिए बस। ठीक है, चलो देन क्या होगा, से स्पिंडल फाइबर्स पुल करेंगे क्रोमोसोम्स को, तो क्रोमैटिड्स सेपरेट होंगे विद द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो देखो यहाँ पे ओके, जो स्पिंडल है वो पुल करके ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचता है। ओके, बाद में क्या होंगे, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या करेंगे, जो कंडेंस हुए थे वो रिलैक्स होते हैं, वापस से क्रोमैटिन फाइबर बनने लगते हैं, फिर सारे ऑर्गेनल्स जो गायब हुए थे वो वापस आएंगे, है ना, सारे ऑर्गेनल्स वापस आएंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब टीलोफेज से ही साइटोकिनेसिस का स्टार्ट हो जाता है, ताकि जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाए। ओके, तो ये सारा बेटा माइटोसिस है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंस, मतलब क्या क्यों जरूरी है माइटोसिस करना। ओके, तो यहाँ पे देखो, इट प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जीनोम। जीनोम सेम है तो इससे डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं। इट हेल्प्स टू रिटेन सेम क्रोमोसोम नंबर इन ऑल सोमैटिक सेल्स। सारे सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम नंबर्स को यूनिफॉर्म रखता है हमारा माइटोसिस। ठीक है, फिर क्या होगा, माइटोसिस इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प्स इन द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। बिल्कुल बेटा, माइटोसिस होते रहता है तो वो क्या होगा, उनका डिवीजन कीप ऑन होते रहता है। आपने ये चैप्टर में देखा होगा बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो पढ़ा था ना चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, तो इस लिविंग वर्ल्ड में आपको बताया गया था ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव। जैसे ग्रोथ होता है तो रिप्रोडक्शन होता ही होता है ना। तो अब ये क्या है, ये चीज देखी थी आपने, और एनिमल्स में ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे वो एक बेबी से टॉडलर, टॉडलर से एक बॉय, फिर बॉय से अडोलेसेंट, अडोलेसेंट से अडल्ट हो जाता है, तो उनका ग्रोथ जो है ना वो रुक जाती है। बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, वो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, है ना। तो सेम थिंग हैपेंस हियर, वो प्लांट्स का बढ़ते ही जाना इज ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ड्यू टू माइटोसिस। ठीक है, ये सब चीजें, एंड देन सेल का रिपेयर होना, रिप्लेसमेंट होना, सारी चीजें पुरानी निकल के नई चीजें आना, ये सारी चीजें माइटोसिस करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब ये है इंपॉर्टेंट, आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं है बट पूछा जाता है कभी कभी। ओके, तो चेक पॉइंट्स हम किसको कहते हैं बेटा, मैं आपको एक सिंपल भाषा देती हूँ चेक पॉइंट का।
जैसे टोल, आपने हाईवे में कभी गए हो, हाईवे में, तो हाईवे में क्या होता है बेटा, जैसे टोल्स होते हैं, ओके, देयर विल बी टोल। तो टोल में क्या होता है, आपको क्या होता है, टोल के चार्जेस दे के जाना पड़ता है, और उसके ऊपर वहां पे पुलिस है तो वो चेकिंग करती है। ओके, आप समझ लो कोई आप एक लॉरी भर के कुछ लेके जा रहे हो गुड्स का सामान, ओके, अब क्या होगा, वहां पे पुलिस रहेगी, वो चेक करेगी, हाँ भाई सब ठीक है, नहीं है, तुम कुछ स्मगल तो नहीं कर रहे, ओके, तुम कहीं दूध के बॉटल्स में ड्रग्स तो नहीं कैरी कर रहे, ओके, तो ऐसे करके उनका काम होता है ना, तो ये चेक पॉइंट होता है। अब हाईवे में टोल एक चेक पॉइंट है, वैसे ही माइटोसिस के द्वारा, मतलब पूरे प्रोसेस में, पूरा जो प्रोसेस होता है, ओके, तो उसमें भी चेक पॉइंट्स होते हैं। कहाँ कहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पे देखो, पहला चेक पॉइंट होता है जीवन में, ओके, जीवन में। तो जीवन के एंड में जब आओगे ना, तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट होता है, यहाँ पे एक स्टॉप होता है, जहाँ पे सारी चेकिंग होती है कि हाँ भाई जीवन का काम ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जीवन में क्या चेक हो रहा है, जो डीएनए एस फेज में रेप्लिकेट होने वाला है वो ठीक है या नहीं है, कहीं उसमें म्यूटेशन तो नहीं है, कहीं कुछ डैमेज तो नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर समझो म्यूटेटेड डीएनए है जीवन में, अब वो एस में जाके रेप्लिकेट होगा, तो क्या होगा, तो समझो सारे डॉटर सेल्स में वही फॉल्टी जीन चला जाएगा। इसीलिए डैमेज जीन को प्रिवेंट करने से, या फिर कोई म्यूटेटेड डीएनए को नहीं होना है ऐसे करके देखने के लिए यहाँ पे चेक पॉइंट होता है, ओके, क्योंकि जीवन के एंड में फिर वो एस को चला जाएगा, है ना, तो यहाँ पे डैमेज है या नहीं है, म्यूटेशन हुआ है या नहीं है, वो देखने के लिए यहाँ पे चेक पॉइंट होता है जीवन में। उसके बाद एस में आ जाओ। अब एस में क्या हो गया, अब मैंने आपको बताया इसमें क्या हो रहा है, ऐसा था ऐसा हो रहा है ना, तो ऐसा हो जाने के बाद फिर चेकिंग होती है, कहीं कोई क्रोमोसोम अनरेप्लिकेट तो नहीं रह गया, मतलब ऐसा है तो कहीं ये ऐसा ही नहीं रह गया, ये चेकिंग होती है। अगर अनरेप्लिकेटेड डीएनए है तो उसकी चेकिंग होती है। अगर जो रेप्लिकेट हुआ है क्या उसमें कहीं म्यूटेशन हुआ है, बेटा म्यूटेशन का मतलब इतना ही है, ओके, आपने पढ़ा है ना बायोमोलिक्यूल्स, तो मैं आपको समझा था बायोमोलिक्यूल्स में क्या होता है, एस पी, तो ऐसे करके यहाँ पे जहाँ पे नाइट्रोजन बेस की बॉन्डिंग होती है, समझ लो ए को टी के साथ हमने शादी करवाया था, जी को सी के साथ शादी करवाया था, कहीं आपको देखना पड़ेगा कहीं जी टी के साथ तो नहीं शादी कर लिया, कहीं जी ए के साथ तो नहीं शादी कर लिए, या फिर कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें ना म्यूटेशन कॉज करती हैं। इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर म्यूटेशन, ओके, इसको यहाँ पे चेक होता है चेक पॉइंट में इन एस फेज। इसके बाद दूसरा, फिर सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा चेक पॉइंट आता है जी टू के एंड में जी टू के एंड में, ओके, तो यहाँ पे भी एक चेक पॉइंट है, मतलब सेम काम है फिर भी यहाँ पे भी चेक होता है, क्योंकि अब अगर एक बार माइटोसिस स्टेज में चला गया तो समझ लो हाथ से निकल गई गाड़ी, ठीक है, तो इसीलिए फिर अगेन G2 में चेक पॉइंट होता है, लास्ट फोर्थ चेक पॉइंट होता है यहाँ पे एकदम माइटोसिस के एंड में, माइटोसिस के एंड में होता है। यहाँ पे क्यों होता है, ताकि जो डिवाइड हुए हैं डॉटर सेल्स बने हैं वो कहीं मिसअलाइन ना हुए हों, ओके, सिमिलर अलाइनमेंट हो, एकदम पक्का हो, क्रोमोसोम ठीक हो, सब चीज अच्छे से हो गई है, ओके। ऐसे केस में क्या होता है बेटा, कई बार इंपॉर्टेंट जो चेकिंग होती है ना, तो समझ लो कुछ, अब देखो यहाँ पे एक मदर सेल था, ओके, ये सेल मेम्ब्रेन है, अब ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब क्या होता है कई कबार ना, जो सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिवीजन होता है ना, यहाँ पे समझो 4C है, 4C है, तो यहाँ पे भी 4C आने चाहिए, लेकिन कुछ केस में क्या हो जाते हैं बेटा, ऊपर समझ लो 3C चले गए, नीचे यहाँ पे 5C चले गए, मतलब 5 क्रोमैटिड्स यहाँ पे, 3 क्रोमैटिड्स यहाँ पे तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब एक बच्चे को ज्यादा एक बच्चे को कम, तो ये मिस अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम हो गया ना। तो ये सारा कुछ चेक कहाँ पे होता है, लास्ट चेक पॉइंट ऑफ माइटोसिस में, ठीक है। तो ये सारे चेक पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना पड़ता है और देखना भी पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। There's a question on the screen. In mitosis, nucleolus and nuclear membrane disappear at न्यूक्लियोलस, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ जाके डिसअपियर होंगे, बेटा आपका आंसर करना बहुत जरूरी है। लिटरली आई टुक माई होल क्लास टू एक्सप्लेन यू द एंटायर प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अभी आंसर करो, खामोश बैठोगे तो फिर सर पे आके मारूंगी, स्क्रीन के बाहर निकल के, स्क्रीन से बाहर निकल के फिर।
इन माइटोसिस न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एट, कौन सी स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर होते हैं? वेरी गुड, SMIT। दूसरे भाई, प्रज्ञा, उन्नति, अलवीरा। चलो, एक ने तो आंसर कर दिया, हाँ भाई प्रोफेज में होता है। प्रोफेज में सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो निकल जाते हैं, जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो रिमूव होते हैं। ओके, हाँ वेरी गुड उन्नति। ठीक है, और फिर जो स्पिंडल फाइबर, नहीं स्पिंडल फाइबर नहीं, जो सेंट्रियोल्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करने लग जाते हैं, है ना। तो और जो क्रोमोसोम्स है वो ज्यादा ज्यादा कंडेंस होने लगते हैं, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनने लगता है, तो ये सारा प्रोफेज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टेज ऑफ माइटोसिस in which chromosomes are arranged on the equator of spindle? इक्वेटर हो गया भाई, कुछ क्वेश्चंस हैं बस। इक्वेटर में कौन अरेंज हो रहा है? वेरी गुड अलवीरा। अगर इक्वेटर रीजन में क्रोमोसोम्स अरेंज हो रहे हैं तो वो होता है मेटाफेज। ठीक है, वो होता है मेटाफेज। हाँ, तो अभी टाइम हो गया है हमारा, हम लोग क्या स्टार्ट करें मायोसिस? चलो कुछ इंट्रोडक्शन देख के हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो मायोसिस क्या है? एज आई हैड टोल्ड यू, मायोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। मतलब जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ होता है। ओके अगर 2n है तो इससे क्या करेंगे, 4 हैप्लॉइड आपको डॉटर सेल्स मिलेंगे, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ओके, इट इज द डिवीजन ऑफ डिप्लॉयड germ cells that reduce the chromosome number by half। तो इट गिव्स द हैप्लॉइड डॉटर सेल। डिप्लॉयड था germ cell मतलब मदर सेल, तो डॉटर सेल हैप्लॉइड रहेगी। तो ये होता कब है बेटा? ड्यूरिंग द गेमिटोजेनेसिस। जिन बच्चों को गेमिटोजेनेसिस क्या है नहीं पता, बेटा वर्ड को स्प्लिट करके पढ़ना सीखो। गैमिट का तो मतलब आपको पता है, आइदर स्पर्म या फिर एग, वो गैमिट है। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ओके, कहीं पे भी आप मतलब बायोलॉजी में वर्ड आए जैसे जेनेसिस, तो समझ लो फॉर्मेशन हो रहा है, मेकिंग, प्रोसेसिंग। ओके, तो इसको कहते हैं जेनेसिस। तो अभी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के टाइम पे मायोसिस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गेमेटोजेनेसिस। आप ये आके 12th में पढ़ोगे। ओके, प्लांट्स में कैसा होता है, एनिमल्स में कैसा होता है, सारा पढ़ोगे। स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होगा, एग कैसे प्रोड्यूस होगा, ओवरी से कैसे बाहर निकलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स उसको कैसे इफेक्ट करेंगे, सारा कुछ आप 12th में पढ़ोगे। इट लीड्स टू हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब अब देखो हम ह्यूमंस हैं, हम तो क्या है, हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। वैसे तो एंटायरली हमारे बॉडी में सारे ही डिप्लॉयड होते हैं सेल्स, सारे डिप्लॉइड्स होते हैं। बस एक ही एक छोटा सा फेस होता है हमारे बॉडी में जहाँ पे हैप्लॉइड फेस दिखता है। वो कौन सा है? वो अगेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ओके, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट में ही उन जो सेल्स में है वहां का लाइफ साइकिल हैप्लॉइड फेस शो करता है, जैसे रिप्रोडक्टिव सेल्स में। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे डिवाइड होता है ना, यहाँ पे देख लो 2n था, अभी n बना था, है ना। तो n कौन है? n गैमीट है। जब ये गैमीट्स फ्यूज करेंगी, ओके तब गैमीट्स फ्यूज करेंगे ना, ऐसे ऐसे करके जब भी फ्यूज करेंगे तो इसको हम कहते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। मतलब स्पर्म का और एग की मिलाप हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो अगेन जाइगोट बनेगा डिप्लॉइड, है ना। तो यहाँ पे वही बता रहा है, फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉइड फेस। तो स्टार्टिंग में जो यहाँ पे मदर सेल था, स्पर्म का मदर सेल या फिर एग का मदर सेल जो डिप्लॉइड था, वो अगेन कब डिप्लॉइड हो रहा है? वो कब डिप्लॉयड हो रहा है बेटा? जब ये जाइगोट की शक्ल में बना है, व्हेन इट गेट्स डिप्लॉयड हियर। ठीक है, तो ये है आपका मायोसिस। तो की फीचर्स क्या है यहाँ पे देखते हैं। हो गया बेटा, टाइम हो गया, पता है, मैं अभी खत्म करूंगी क्लास को। इट इन्वॉल्व्स 2 साइकिल्स। मैंने बताया ना मियोसिस हमेशा 2 स्टेज में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एक बार ही होता है। ठीक है, याद रखो बेटा, एस फेज एक बार होता है, इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होता है। ओके, तो मायोसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बेटा? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। जिन बच्चों को होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं पता वो मैं बताऊंगी कल क्लास में। फिर रिकॉम्बिनेशन मींस क्रॉसिंग ओवर या फिर जेनेटिक मिक्सअप।
वो होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। ठीक है, तो ये सारे स्टेजेस हैं। ओके, पहले इंटरफेज होगा, पहले इंटरफेज होगा, तो इंटरफेज में G1S G2 होता है। जैसे G2 होता है तो ये कहाँ पे आएगा, प्रोफेज 1 में। फिर 1 के बाद मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। इसके बाद यहाँ पे एक स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। ओके, यहाँ पे एक स्टेज आता है इंटरकाइनेसिस। फिर इंटरकाइनेसिस के बाद अगेन प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। तो एट द एंड ऑफ टेलोफेज 2 हमको 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो इतना मैं आपको इंट्रोडक्शन दी हूँ। आपका काम क्या है, एनसीईआरटी पढ़ के आओ। कल ये चैप्टर हम लोग खत्म करने वाले हैं, कल सारा मायोसिस हम लोग खत्म करेंगे। प्रोफेज 1 का पढ़ के आओ बेटा, पढ़ के आओ। ठीक है, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 जो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोकाइनेट, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस है, पढ़ के आओ। मैं अच्छे से समझाऊंगी कल, ये चैप्टर खत्म करेंगे, फिर हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी को एंटर करेंगे। ठीक है, so that's all for this class. Thank you for attending. If you have any doubts, you can ask me, otherwise you can leave the class. Okay, thank you. Thank you so much. ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे। चलो, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।